स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर अपने चैनल स्टडी विद समीर पर। मैं आज क्लास 10th की हिस्ट्री का अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने इसका करा दिया है, जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए। आज मैं इसका सेकंड पार्ट पूरा करा दूँगा और इसी के साथ हमारा ये अध्याय भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। इसमें जो टॉपिक है भारतीय व्यापार उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था और औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए। भाई भारत से जो है महीन कपास जाया करती थी ब्रिटेन। अब ब्रिटेन वासियों ने भी वहाँ कपास उगाना शुरू कर दिया, तो फिर ब्रिटेन वासियों ने अपनी सरकार से कहा कि तुम बाहर से कपास लेना बंद कर दो, यानी कि भारत से कपास लेना बंद कर दो। ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए और वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। फिर कपास का आयात कम करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन वासियों ने भारतीयों पर टैक्स थोपना शुरू कर दिया, सीमा शुल्क, जिसकी वजह से भारतीय कपास तो लाते थे लेकिन सीमा पर जब वो सीमा शुल्क इतना सुनते थे तो वापस ले जाते थे अपने जहाज़ों को। ब्रिटिश बाज़ारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। जब ब्रिटिश वासियों ने मना कर दी कि अब यहाँ पर कपास की कोई ज़रूरत नहीं है, तो भारत को फिर बहुत सारी परेशानियों को उठाना पड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया और 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% रह गया। तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया? कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से भाई धीरे धीरे निर्यात 30 से 15 हो गया, 15 से 3% रह गया कपास का निर्यात। तो फिर भारत अब किन किन चीज़ों का निर्यात करेगा? कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। तो 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात प्रतिशत 5% से बढ़कर 35% पहुंच गया था कच्चा कपास। और 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफ़ीम का निर्यात भी किया जाने लगा और अफ़ीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थ का आयात किया जाता था। यानी कि भारत जो है चीन को अफ़ीम देता था और चीन अफ़ीम के बदले उन्हें चाय देता था। चाय होती है ना, चाय की पत्ती, वो दिया करता था। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न में कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। भारत से मतलब ब्रिटेन को भी कच्चे माल भेजे जाते थे खाने के, और उसमें इजाफा हुआ। और ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। देखो, जो भारत से सामान जाता था ब्रिटेन वो सस्ता जाता था, लेकिन ब्रिटेन से जो भारत सामान आता था वो महंगा आता था बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद क्या हुआ? बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है और इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है। ये होता बहुपक्षीय बंदोबस्त। मतलब इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कर की जाती है। यानी कि एक देश से जो घाटा हुआ है, अब उसका मुनाफा कैसे भरपाई करें? तो दूसरे देश से व्यापार करके उसकी भरपाई कर लेते थे। अब ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेज, देसी चार्जेस का निपटारा होता था। ब्रिटेन के व्यापार से जो भी मतलब पैसा आता था ना भारतीयों के पास, भाई भारतीय उस टाइम भी गुलाम थे, तो ब्रिटेन से जो भी पैसा आता था वो भी अंग्रेजी रख लेते थे यहाँ जो भारत में रह रहे थे। अब उससे वो होम चार्जेस जो देसी खर्चे होते थे उसे निपटाते थे बस। देसी खर्चों में युद्ध वगैरह और बहुत सारे हथियार वगैरह ख़रीदना, सेना की देखभाल करने के लिए जो खर्च होता वो, तो इन्हीं पे सारे खर्च कर देते थे वो। अब आता है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। देखो, पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए और एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि इस युद्ध में अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उभरने के लिए दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लग गया। यानी कि ये युद्ध 1914 से 1918-19 तक तो चला, प्रथम विश्व युद्ध। ये यूरोप के बीच ही लड़ गया, मतलब यूरोप के सारे देशों के बीच, लेकिन ये पूरी दुनिया में असर छोड़ के गया अपना। और दुनिया में असर भी कम से कम बहुत बड़े संकट में डाल के गया। अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर कर दी। अर्थव्यवस्था मतलब खान पीन की चीज़ें जो थी वो बिल्कुल नीचे चली गई, महंगाई बढ़ गई और ये अर्थव्यवस्था एकदम संकट में आ गई। और इससे उभरने में लगभग दुनिया को 30 साल लग गए। 3 दशक का मतलब 30 साल हो गए। एक दशक 10 साल का होता है ना। और इसी दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। चौतरफा मतलब एक तरीके से चारों तरफ अलग तरह की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। अस्थिरता मतलब टिकी हुई नहीं रही, आर्थिक स्थिति भी नहीं टिक कर रही ना राजनीतिक स्थिति। युद्धकालीन रूपांतरण। देखो, पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था, आप जानते हो। पहला खेमा था मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे।
पहले ग्रुप में, तो दूसरे वाले में केंद्रीय शक्तियाँ यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ और उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा। भाई 1914 में ये युद्ध शुरू हुआ अगस्त में, तो लोगों को लगता था 2-3-4 या 4-5 महीने बाद या दिसंबर तक यह युद्ध ख़त्म हो जाएगा। पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा और मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। शत्रुओं को नेस्तो नाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। भाई शत्रुओं को निपटाने के लिए काफ़ी बेहिसाब आधुनिक शक्ति थी, यानी कि बंदूकें, तोपें और बम, परमाणु बम सब था पहले विश्व युद्ध में। और यह पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। और इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। और मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। जितने भी ज़्यादातर लोग मरे वो ज़्यादातर गरीब आदमी थे, कामकाजी लोग थे जो रोज़ कमाते थे, रोज़ के खाते थे। क्योंकि आपको पता है युद्ध के दौरान नॉर्मल आदमियों को जो जिन्हें मतलब लड़ाई लड़नी भी नहीं आती, सैनिक नहीं है, उन्हें भी सैनिक बना कर ले जाया गया। और इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। अब भाई लोग मर गए, आम आदमी भी, तो फिर काम करने वालों की संख्या कम रह गई। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा। अब जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। इस युद्ध में अमेरिका पहले कर्जदार हुआ करता था, यानी कि कर्जा लिया करता था, और जब युद्ध हो गया तो उसके बाद अमेरिका कर्जदाता बन गया, यानी कि कर्जा देने वाला बन गया। युद्धोत्तर सुधार। युद्ध के बाद क्या सुधार किए, अब देखते हैं युद्धोत्तर सुधार। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट उसे ही झेलना पड़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया। ब्रिटेन पहले पूरी दुनिया में यानी कि भारतीय बाज़ारों में भी बहुत ताकतवर स्थान रखता था, लेकिन युद्ध के बाद उसका ये स्थान भी छिन गया। और युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए थे और युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था और युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था। जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी, है ना। फिर बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ने लगी जब उत्पादन बिल्कुल ही कम हो गया, गिरने लगा। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाज़ारों में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए, यानी कि गेहूं ज़्यादा मात्रा में होने लगे। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज संकट में फंस गए। अब बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अब भाई युद्ध के बाद ये तो युद्धोत्तर सुधार थे कि गेहूं की खेती बढ़ने लगी धीरे धीरे और ब्रिटेन कर्जे में डूब गया, है ना। ब्रिटेन ने अपने कर्जे की भरपाई अमेरिका से करी। अब यार अब बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अब देखो यहाँ हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा पहुँचता था और 20 के दशक की शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। और 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बहुत उत्पादन का चलन, यानी कि अमेरिका वासी ये सोचते थे बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना है। अब उसमें सबसे पहला उदाहरण देख लो, कार निर्माता हेनरी फोर्ड बहुत उत्पादन के विख्यात प्रेरणा थे। यानी कि फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए जो भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसा दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। अब फोर्ड कंपनी की गाड़ी आपने देखी भी होगी, फोर्ड कंपनी के जो कार आती हैं बहुत महंगी, उसके निर्माता हेनरी फोर्ड थे। अब इन्होंने सोचा कि जैसे एक असेंबली लाइन बनाई जाएगी, यानी कि एक सीधी लाइन में मज़दूर काम करेंगे, एक पार्ट्स यहाँ तैयार होगा, फिर अगला स्टेप, उसके बाद अगला स्टेप, उसके बाद अगला स्टेप, यानी कि मज़दूरों के पास अगला स्टेप जाता रहेगा कार का पुर्जा और वो तैयार होता रहेगा और जिससे मज़दूर भी काम करते रहेंगे, उनके हाथ भी नहीं रुकेंगे। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मज़दूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था और ये ऐसा तरीका था जिससे मज़दूर काम को निरंतर करते रहेंगे। और इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। हर 3 मिनट के अंदर एक कार तैयार होकर निकल जाती थी। इतने सारे मज़दूर लगा रखे थे और इतनी तेज़ काम करवाता था हेनरी फोर्ड असेंबली लाइन से, यानी कि इस तरीके से उसने काम की व्यवस्था बनाई थी। तो टी मॉडल नामक कार वृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी।
टी मॉडल नामक कार जो है बड़े उत्पादन यानी कि वृहद उत्पादन मतलब बड़े उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी और शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई। बहुत सारे मजदूरों ने काम भी छोड़ दिया। भाई जब असेंबली के कारण उन्हें थकान झेलनी पड़ी, बहुत ज़्यादा महसूस हुई, तो उन्होंने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दुगना यानी $5 प्रति दिन कर दिया। भाई अब हेनरी फोर्ड को पता लगा कि मजदूर काम छोड़ कर जा रहे हैं असेंबली से, तो उसने क्या करा कि 1914 में वेतन दुगना कर दिया। $2.5 था पहले, फिर $5 कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी और तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए मैं अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगा। फिर उसने क्या करा, मशीनों की स्पीड भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे तेज़ कर दी तनख्वाह बढ़ाने के साथ साथ। भाई मशीनों की स्पीड धीरे धीरे तेज़ इसलिए कर दी, अब मशीन थोड़ी सी तेज़ कर दी तो मज़दूरों के तेज़ हाथ चलने लगे। उनके मज़दूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रतिवर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। यानी कि हेनरी फोर्ड या अदर भी जो कंपनियां थी वो 20 लाख कार बनती थी अमेरिका में। अब 1929 में 10 साल बाद ही 50 लाख कार हर साल तैयार होकर अमेरिका से निकलती थी। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे। और 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। अब 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया। यानी कि पूरी दुनिया को जो है वो क्या टैक्स देने लगा, सबको पैसा देने लगा दबा के, और कर्जदाता बन गया वो। महामंदी, अब महामंदी क्या भाई, देखो आर्थिक महामंदी की शुरुआत सन 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक की मध्य तक बना रहा और ये संकट लगभग 1939-40 तक बना रहा। और इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। आर्थिक महामंदी का मतलब है दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में क्या हुआ, उत्पादन घट गया, रोजगार यानी कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, आय भी घट गई। जब रोजगार ही खत्म हो जाएंगे तो आय कहाँ रहेगी, और व्यापार में भी भयानक गिरावट आई। इसे ही आर्थिक महामंदी कहा जाता है। यानी कि आर्थिक संकट का दौर था ये, और कृषि क्षेत्रों और समुदाय पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है। और खेती करने वाले जो क्षेत्र में लोग लगे हुए ना, उनकी ज़िंदगियों पर सबसे बुरा असर पड़ा इस महामंदी का। और इस महामंदी के कई कारण थे, और ये महामंदी हुई क्यों थी, इसके कई कारण थे, जिसमें पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। यानी कि कृषि जो क्षेत्र था उसमें ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता था, इसका पहला कारण तो ये रहा। और कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और भी ख़राब हो गई। यानी कि कृषि के जो उत्पाद है ना वो महंगे नहीं बिक रहे थे और सस्ते बिक रहे थे, जिसके कारण खेती की तो बिल्कुल सत्यानाश ही हो गया एक तरीके से। और कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे। और जब कीमतें गिरी और आय घटने लगी तो किसान सोचने लगे उत्पादन अब कैसे बढ़ाएं, और उत्पादन बढ़ाने का उन्होंने प्रयास करा। और दूसरा कारण क्या रहा है, 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। अब भाई अमेरिका से कर्जा लिया बहुत सारे देशों ने और अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा करा, ठीक है, यानी कि अपने खर्चे पूरे करे। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ, और इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। यानी कि जिन देशों ने अमेरिका से कर्जा लिया अब वो और भी गहरे संकट में आ गए और ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बचा। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। यानी कि भाई अमेरिका सरकार भी इस महामंदी से बचनी चाहती थी, और इस महामंदी से बचने के लिए उसने क्या करा कि जो बाहर से आता है ना सामान आयात किया जाता है उस पर 2 गुना सीमा शुल्क लगाने लगी। और इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिए। यानी कि अमेरिकी बैंक को नहीं, घरेलू कर्जे देना बंद कर दिए। और जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज़ कर दी। जो दे चुके थे बैंक कर्जे उनको अब वसूल करना तेज़ कर दिया उन्होंने कि जल्दी जल्दी वसूल लें। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। आखिरकार अमेरिका भी इस महामंदी से नहीं बच पाया, और कहाँ अमेरिका भी कर्जदाता बन गया था अभी, और उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हज़ारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। दिवालिया मतलब बंद हो गए। और 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। देखो इतना बड़ा संकट आर्थिक महामंदी से अमेरिका को भी झेलना पड़ा। यानी कि अमेरिका भी इस संकट से नहीं बच पाया, और महामंदी ने भाई पूरे दुनिया की कमर तोड़ दी थी एक तरीके से। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है भारत और महामंदी।
अब भारत में भी महामंदी हुई थी भाई, भारत में भी महामंदी का दौर आया था। अब भारत में महामंदी के क्या प्रभाव रहे वो भी पढ़ लें ज़रा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फ़ौरन प्रभावित किया। आयात और निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे, मतलब सामान का आना भी और सामान का ले जाना भी विदेशों में, वो सब घटकर आधा रह गया। और 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई और शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यानी कि गेहूं की कीमत 50% यानी कि आधी हो गई, और शहरवासियों को तो कम नुकसान हुआ जितना नुकसान किसान और काश्तकारों को ज़्यादा हुआ। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाज़ार के लिए उपज पैदा करते थे। सबसे ज़्यादा नुकसान तो उनका हुआ जो बड़े लेवल पर व्यापार करने के लिए खेती का उत्पादन करते थे, ठीक है, अनाज उगाते थे जो बड़े लेवल पर बेचने के लिए, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को ही देखिए, जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जो पटसन होता है ना, वो उसका निर्यात बिल्कुल बंद हो गया विदेशों में, यानी कि बाहर ले जाना बंद हो गया, तो 60% से भी ज़्यादा गिरावट आई। उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे ले लिए गए थे, वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। अब क्या हुआ, कर्जे ले लिए कि मतलब उपज बढ़ा लें, बहुत सारा उपज बढ़ा लें, लेकिन जो कर्जे लिए थे उपज तो भाई बढ़ गई, लेकिन आप जान रहे हो उपज बढ़ने के बाद निर्यात बंद हो गया। जब सामान ही नहीं बिकेगा तो वो जो कर्जा लिया है वो तो और बढ़ेगा ही ना। तो दिनों दिन कर्ज में डूबते जा रहे थे। और मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं, ख़ास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। फिर भारत मजबूर हो गया और महंगी जो कीमती धातु होती है ना, सोना, उसका निर्यात करने लगा। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन आप सभी जानते हो कि उस टाइम भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो सोने का जो निर्यात करा वो अंग्रेज़ों ने करा और अपने फ़ायदे के लिए करा। इससे ब्रिटिश वासियों की तो स्थिति अच्छी हो गई, लेकिन भारत के किसानों को इससे कोई भी फ़ायदा महसूस नहीं हुआ, या फ़ायदा हुआ ही नहीं। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी। चरम मतलब अपने अंतिम दौर पर थी और बहुत तेज भी थी। और ग्रामीण भारत असंतोष में उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, और भारत के जो गांव हैं वो उथल पुथल के दौर से गुजर रहे थे। और उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू करा। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जानते हो, अभी पिछले अध्याय में पढ़ के आए हम, है ना, वही आज्ञा ना मानना अंग्रेज़ों की, कानून तोड़ना, जिसे नमक यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। उसी साल गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। और यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही जितनी दुखदाई ये उसके लिए रही, गांव वासियों के लिए। यानी कि गांव वासियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस महामंदी से, शहर वासियों को इतना नुकसान नहीं हुआ। अब देखो, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण, युद्धोत्तर काल। देखो, पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब पहला विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक चला था, 18-19 तक। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके 20 साल बाद दूसरा युद्ध शुरू हो गया। और यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच लड़ा था। और एक गुट में तो धुरी शक्तियाँ थी जिसमें जर्मनी, जापान और इटली थे, तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्र थे। इसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चला यह युद्ध ज़मीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। यानी कि ज़मीन पे भी हथियारों से लड़ाई हुई, हवा में भी हवाई जहाज़ों से और लड़ाकू विमानों से लड़ाई हुई, और पानी में भी पानी वाले जहाज़ों से लड़ाई हुई। यानी कि बहुत भयंकर, बहुत भयानक युद्ध हुआ। ये प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा बड़ा युद्ध था, और इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए, और यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हुए थे, यानी कि पूरी दुनिया की 3% आबादी इस युद्ध से मारी जा चुकी थी। अब तक के युद्धों में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी, और इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे, और इस युद्ध में वो लोग ज़्यादा मरे जिनका कोई कसूर ही नहीं था, यानी कि आम आदमी। और यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनः निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था, और इस युद्ध ने यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान दिया, और इसकी भरपाई भी बहुत लंबे समय तक होने वाली थी। इस युद्ध से तो ऐसा लग रहा था काफ़ी शहर के शहर उड़ा दिए पूरे, है ना, मासूमों की जान गई। अब देखो, यहाँ एक पिक्चर भी आपको दिख रहा है, रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियाँ। जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला, और युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना। देखो, जर्मनी ने रूस पर हमला करके अपने पूरे जीवन की सबसे बड़ी गलती करी थी हिटलर ने, कि रूस पर हमला कर दिया था।
ताकि वो लोगों को, अपने लोगों को ज़मीन दिला सके ज़्यादा से ज़्यादा। आप जानते हो कि रूस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है और ऐसा माना जाता है कि हिटलर ने जो है रूस पर आक्रमण करा था ताकि अपनी जर्मनी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन दे सके और लाभ दे सके, और लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी थी रूस पर हमला करके। और ऐसा ये भी माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर की वजह से ही शुरू हुआ था। ठीक है, एक मिनट पहुँचते हैं हम। अब आते हैं हम युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान। अब ब्रिटेन वुड्स संस्थान क्या है देख लेते हैं। दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। पहला था, वृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। अगर बड़े से देखो भाई, बड़े उत्पादन पर आधारित कोई औद्योगिक समाज है तो उसको बड़े उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, यानी कि उसको जो है जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ही ज़्यादा उपभोग होना भी चाहिए। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतने उपभोग करने वाले भी होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जितने ज़्यादा लोग हैं उसके हिसाब से उतनी वस्तुएं भी वहाँ होनी चाहिए। यदि रोज़गार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती। अस्थिर मतलब देखो भाई, यदि रोज़गार अस्थिर होंगे, अस्थिर का मतलब कोई रुके हुए नहीं होंगे, एक जगह टिके हुए नहीं होंगे, तो आय स्थिर नहीं हो सकती। आय भी ऊपर नीचे होती रहेगी। अगर रोज़गार भी ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आय भी ऊपर नीचे होगी। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोज़गार भी ज़रूरी है। अगर कोई भी आय है जो टिकाऊ रखना चाहता है, स्थिर रखना चाहता है, उसके लिए रोज़गार ज़रूरी है, तो रोज़गार भी पूरे होने चाहिए। पूर्ण रोज़गार मतलब पूरे होने चाहिए रोज़गार। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। अब पहला सबक तो यही था कि रोज़गार बढ़ाना है तो आय भी बढ़ेगी, आय बढ़ानी है तो रोज़गार बढ़ाने पड़ेंगे। और दूसरा सबक ये था कि दुनिया के अन्य देशों से संबंध बनाने ज़्यादा ज़रूरी हैं। पूर्ण रोज़गार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। यानी कि रोज़गार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। वस्तु भी एक देश से दूसरे देश जा सके, पूंजी भी और श्रम की आवाजाही भी। जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी और सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। ब्रिटेन वुड्स एक सम्मेलन था, उसमें ये IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स में, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक भी कहा जा सकता है। भाई आप जानते हो विश्व बैंक इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, जहाँ से दूसरे देश भी कर्जा लेते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वां संस्थान भी कहा जाता है। इसे ही ब्रिटेन वुड्स कहा जाता है या ब्रिटेन वुड्स की जुड़वां संस्थान भी कहा जाता है। यानी कि विश्व बैंक और IMF, इन दोनों को ही ब्रिटेन वुड्स संस्थान में इन दोनों की जो है उपलब्धि हुई थी, यानी कि बनाए गए थे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। और अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था। वीटो कर सकता मतलब पावर। भाई अमेरिका के पास, अमेरिका एक स्थायी सदस्य है, यानी कि अगर आप देखना चाहो तो आप आगे पढ़ोगे कि वीटो पावर क्या है, और मैं आगे भी शब्दों में आता भी है। वीटो पावर होती है जो कोई एक देश फैसला बदल सकता है पूरा। यानी कि अगर मान लो 5 देश हैं, 5 देश किसी फैसले पर मंजूरी भर रहे हैं, 5 में से 4 देशों ने फैसले पर हाँ कर दिए, मंजूरी भर दिए, लेकिन एक देश अभी भी मंजूरी भरने को राज़ी नहीं है, तो फैसला लागू नहीं हो सकता। तो अमेरिका पूरे मतलब अपनी वीटो पावर से फैसले को रोक भी सकता था। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी और इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। ब्रिटेन वुड्स मतलब इसमें यह था कि मुद्राएं जो होती हैं वो जैसे भारतीय मुद्रा होती है, डॉलर होता है, इसका संबंध बना रहता है। जैसे आपको पता था, अब तो हमारा 1 रुपया मतलब हमारे जो $1 80 रुपये के बराबर हो चुका है। तो यानी कि डॉलर की कीमत ज़्यादा हो गई है। पहले भाई 63 थी, फिर 65 हुई, फिर 70 हुई, अब 80 रुपये के बराबर है $1। और $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। अब $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। यानी कि अगर सोने को औंस में मापा जाए तो $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर है। अब औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। देखो भाई, औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? जब एक
ताकतवर देश किसी कमज़ोर देश को गुलाम बना ले, इसे कहते हैं औपनिवेश कर देना, ठीक है। और स्वतंत्रता तो हम सभी जानते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेश शासन के अधीन थे। भाई दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन आज भी बहुत सारे देश ऐसे थे जो आज भी यूरोप के देशों के गुलाम थे। अगले दो दशक में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो यूरोप के अधीन जो देश थे, यूरोप के गुलाम जो देश थे, भाई यूरोप के हम भी गुलाम थे। भारत भी तो गुलाम था ब्रिटेन वासियों का। ब्रिटेन वासी खुद यूरोप वासी थे, ठीक है। तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो बहुत सारे देशों को नई नई आज़ादी मिलने लगी, लेकिन ये सभी देश गरीबी व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी ये देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था, लेकिन ये जो दुनिया के बड़े बैंक थे, IMF और विश्व बैंक, ये तो जितनी भी बड़े देशों को ज़रूरत होती थी पैसों की, वो उनके लिए बनाए गए थे, छोटे देशों के लिए थोड़ी ना बनाए गए। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर नहीं थे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, जिस प्रकार यूरोप के देशों ने और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा कर लिया, तो बड़े बड़े देशों के लिए तो बनाए गए थे बैंक, लेकिन बड़े देशों को इतनी ज़रूरत नहीं थी इन बैंकों की, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही बहुत अच्छी थी, है ना, और इन्होंने अच्छी भी करी मेहनत करके। अब देखो, औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। मतलब आज़ाद होने के बाद भी गुलामी अभी भी बनी हुई थी थोड़ी बहुत। दूसरे देशों की जो शक्ति होती है ना, जैसे गुलाम एकदम से जैसे गुलाम को आज़ाद कर दो, तो ऐसा थोड़ी ना पूरा ही आज़ाद कर दिया, अभी भी थोड़ी बहुत उस पर पाबंदियाँ होती हैं। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहाँ कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहाँ के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और ज़मीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था, और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। मतलब देश तो छोड़ दिया, लेकिन देश के अंदर जो खनिज संपदा है, ज़मीन है, वो आज भी छोड़ने को राज़ी नहीं थी। कौन कौन से देश? ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियाँ, ये अभी भी उस देश के खनिज संपदा और ज़मीन को अभी भी छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थी। देश तो छोड़ दिया, लेकिन देश की जो आय के मेन साधन हैं उनको नहीं छोड़ना चाहते थे अभी भी। अब आता हमारा ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। देखो, ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत आप सभी जानते हो। वैश्वीकरण का मतलब समझ लेते हैं पहले। वैश्वीकरण का मतलब है एक देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ठीक, एक ये है। दूसरी क्या है? एक देश से दूसरे देशों में वस्तुओं का, सामान का और सेवाओं का आना जाना वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। और सबसे अच्छी परिभाषा तो वो शुरू वाली है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। देखो, सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था, यानी कि अब उतना वो नहीं रहा। अब ऐसे के मतलब अमेरिका का जो पहला वर्चस्व था, आपने अभी पढ़ा था कि पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो है कर्जदाता बन गया था, कर्जा देने वाला। लेकिन अब ब्रिटेन वुड्स का समापन हुआ, वैश्वीकरण की शुरुआत हुई तो अमेरिका के डॉलर की अब वो प्रधान मुद्रा के रूप में नहीं देखा जाता था। लेकिन आज आप जानते हो, आज के रूप में डॉलर ही अभी प्रधान है मुद्रा के रूप में। पहले तो हट गया था, लेकिन अब दोबारा अमेरिकी डॉलर ही है। आज ज़्यादातर आप देखते हो कि विदेशों में अगर आप जाओगे, डॉलर के हिसाब से आपको करेंसी चेंज करवानी पड़ती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये दूसरा चैप्टर, तीसरा अध्याय भी पूरा हो चुका है। इसका पार्ट 2 था ये, और पार्ट 1 मैंने पहले भी बना दिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 को जाकर देखो, फिर ये पार्ट 2 है उसको भी देखना, तब जाकर ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा, है ना, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इसी के साथ आज ये अध्याय पूरा हो गया है, और अगली वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें अध्याय 4 को शुरू करेंगे हम, ठीक है, हिस्ट्री का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और लाइक तो ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर ऑल।